लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली आज बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। और कूलॉम्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है। ये बिल्कुल किससे रिलेट करता है, तो ये न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेट करता है। इसमें इस पर एक मीम भी बना हुआ है ना? तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है, कैसे इसे डिराइव किया जाएगा और क्या होगा इसका डेरिवेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ है क्या? तो कूलॉम्स लॉ है applied a force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये हो गई स्टेटमेंट। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली चार्जेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? चार्जेस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की, ये आपकी बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इससे देखे जा सकते हैं। ठीक है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों की, आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। इसके बारे में जो भी हम आज पढ़ेंगे, वो आपको कोशिश करिएगा कि यहीं का यहीं वीडियो खत्म होने के साथ ही आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाएँ, साथ ही साथ आपको याद हो जाए, मैं ऐसी कोशिश करूँगा। ठीक है? आइए समझते हैं कि क्या है कूलॉम्स लॉ और क्या कहती है उसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कहती है अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या कि फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई किया जा रहा है। अब आपको पता है भाई फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं। तो फोर्स की बात है कि यानी कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मतलब किसके बीच में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? तो फोर्स दो चीजों के बीच में अप्लाई किया जा रहा है, दो पॉइंट चार्जेस। और दो पॉइंट चार्जेस को हम लोग रिप्रेजेंट मान लो कर देते हैं Q1 और Q2 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q1 और Q2 से। तो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, इस पर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में प्रोडक्ट हमने लगा दिया, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सही बात है। एंड और दूसरी बात क्या लिखा है? दूसरी बात है कि यही फोर्स कहता है कि Q1 और Q2 के साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि F इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R क्या है यहाँ पे? तो R है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में क्या डिस्टेंस है, उसके बारे में हम लोग उसको वो डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया है? R से डिनोट कर दिया है। यानी कि आपका कुछ स्टेटमेंट जो भी हो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये कंबाइन होकर कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि LHS आप देख रहे हो दोनों साइड का सेम है, इसलिए मैं इसे कंबाइन कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर Q1 Q2 अपॉन R²। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है आपके लिए ये। आपको अगर बताना हो किसी को कि कूलॉम्स लॉ क्या है या कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो आप क्या बताओगे कि अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। है ना? ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सिंपल सा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यही कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट है और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जानने से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि ये किस तरह के फोर्सेस के बीच में लग रहा है, किस तरह के चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है चार्जेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है निगेटिव चार्ज। सही बात है, दो चार्जेस आपके होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? या तो आप कब बोलोगे कि आप पहला चार्ज जो Q1 है वो भी पॉजिटिव हो जाए और दूसरा वाला भी पॉजिटिव हो जाए, यानी Q2 भी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? देखो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिया है।
ये कैसे चार्जेस होंगे? तो आप बोलोगे सर ये लाइक चार्जेस होंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे? लाइक चार्जेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और आपको ये वाली चीज पता है कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, लाइक चार्जेस का मतलब दोनों सेम सेम हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। यानी कि दो चार्ज अगर आप ले रहे हो तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, है ना? तो इन्हें हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्जेस। ठीक है, तो इनके क्या होता है? तो लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा ध्यान ये रखना है कि इनके बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों चार्जेस को पास में लाने की कोशिश करते हो, पास में लाने की कोशिश करते हो, तो ये दूर जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है बिल्कुल। Q1 जब आपने चार्ज रखा और Q2 चार्ज रखा और दोनों के बीच की डिस्टेंस R रखी है ना? जब R आपने ये डिस्टेंस रखी है और फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो Q1 चार्ज में F12 वेक्टर फोर्स अप्लाइड हो रहा है और Q2 चार्ज में F21 वेक्टर अप्लाइड हो रहा है। सेम यही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में हमने कहा कि भाई कि माइनस दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिए, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में भी हमने कहा कि भाई Q1 साइड में F12 वेक्टर और Q2 में F21 वेक्टर अप्लाइड हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली चार्जेस की। और वो चार्जेस कौन कौन से हमने बात किया? तो लाइक चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया, ये याद कैसे, बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता कि भाई लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है या फिर अनलाइक चार्जेस में होता है ना? तो लाइक चार्जेस मैंने आपको बता दिया, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रहें तो आप बोलोगे लाइक चार्जेस, या नेगेटिव नेगेटिव यानी कि सेम सेम रहे, कहने का मतलब ये है। साथ ही साथ आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें रिपल्सन? तो आपको कैसे याद रख लो, आप कुछ ऐसा याद रख लो कि जैसे कि आज की एज में आपको किसी से आप मतलब समझना है कि आपका अगर किसी से आपको कोई पसंद आता है, वो जो पसंद आएगा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही चले, है ना? आपके अकॉर्डिंग ही काम करे, कोई भी हो, चाहे लड़का या लड़की हो, कोई भी हो, जो भी आपको पसंद आए वो हमेशा क्या है, आपको ऐसे ही लोग पसंद आएंगे अक्सर कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो आपसे, लेकिन पसंद तो आते हैं आपको, है ना? अगर जो सेम सेम होते हैं ना, कि भाई जो एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं वो आपस में कभी कभी पसंद करते हैं, लेकिन जो आपस में बात होती है ना, वो इतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। बल्कि अनलाइक जिनको आप बोलते हो ना कि जैसे जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, नहीं जम रही है, या आप ऐसा सिंपली बोल सकते हो कि जो आपकी नहीं सुनता है फिर भी आप उसको पसंद करते हो टाइप, तो वो क्या हो गया आपका, उनके बीच में आप क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सही बात है ना? यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव आप मान लो, है ना, एक नेगेटिव मान लो, या किसी को भी मान लो, है ना? इसको मान लो भाई, ऐसा कोई दिल पर नहीं लेना, कोई भी बच्चा दिल पर नहीं लेगा ये वाली बात। ठीक है, तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि जो जिनको हम पसंद करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा ही सोचते हो, वैसा ही कुछ बात है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिपल्सन किसके बीच में होगा? तो रिपल्सन यानी सेम सेम लोग होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और हम लोग अक्सर पसंद उन्हीं को करते हैं जो हमको पसंद नहीं करते हैं, है ना? बिल्कुल वही वाली बात है ना? तो तो क्या हो गया, रिपल्सन कैसे कहाँ होगा? लाइक चार्जेस के बीच में। और हम लोग देखते हैं इसी का अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? तो अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मैंने अभी आपको बता दिया, अनलाइक चार्जेस कैसे होंगे, इस तरह के कुछ अनलाइक चार्ज, यानी कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, है ना? पहले चार्ज में पहले Q1 में क्या रख दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज, Q2 में रख दिया नेगेटिव चार्ज, या Q1 में पहली रख दिया नेगेटिव चार्ज और Q2 में रख दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब क्या हो गए आपके अनलाइक चार्ज, यानी अलग अलग चार्जेस। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इसलिए हमने सिंबल अलग बनाया है, देखो ध्यान से देखना सिंबल पर। तो सिंबल हमने अलग, यानी डायग्राम इसका अलग बना, Q1 माइनस Q2, है ना? और फोर्स में आपको पता है कि फोर्स हम लोग Q1 साइड में ले रहे हैं F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, वही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली किसकी, अब बात करते हैं इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरह का है। तो डेरिवेशन को ध्यान से समझते हैं। डेरिवेशन हमने क्या बताया आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ भी घर में जाकर याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप स्टेटमेंट और डेफिनेशन सब कुछ यहीं पे याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे,
कि ये कूलाम भाई साहब ने हमें बताया या कूलाम चाचा जी ने हमको बताया कि अप्लाइड अ फोर्स, एक फोर्स होगा किसके बीच में लगेगा, यहाँ पर कूलाम में जो फोर्स लगता है वो चार्जेस के बीच में लगता है, ध्यान रखना है चार्जेस के बीच में लगता है ना। तो अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैं तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या होगा, applied a force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges, तो ये वाला हमने पहला स्टेटमेंट यहां तक का बना दिया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो हमने बोल दिया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वही चीज हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हम लोग लेते हैं Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस r, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, ठीक है, is F, that is F is directly proportional to Q1 into Q2, ये into है ना, ध्यान रखना, यानी प्रोडक्ट है दो चार्जेस के बीच का, और F is directly proportional to 1/r स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शन लगा होता है और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल को हटाकर उसकी जगह पर इक्वल का सिंबल लगाया, और इक्वल का सिंबल लगाने के बाद जैसे ही आप प्रोपोर्शन को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो A आपको दिख रहा है, ये A है कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का कुछ नाम भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है, तो इस कांस्टेंट का नाम भी हो सकता है कुछ, लेकिन अभी हम लोग क्या बोले, ये सिंपल एक कांस्टेंट है। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिया, A इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। A के बारे में हमने बताया कि A इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्ज। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये A की वैल्यू निकाल कर बताओ, तो आप क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। सिंपल A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल A की वैल्यू निकलेगी F R स्क्वायर Q1 इंटू Q2, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं पूछूं A की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर A की SI यूनिट, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो देखो फोर्स की यूनिट क्या है, तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, आपको पता है। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, और चार्ज की SI यूनिट आपको पता है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलाम। कूलाम चाचा नहीं दी है भाई चार्ज की यूनिट, है ना। तो कूलॉम का स्क्वायर, यानी कि ए की अगर मैं आपसे बोलूं एसआई यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। तो ध्यान रखना है कैसे एसआई यूनिट निकालना है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। चलो, अब हमने क्या बोला भाई कि हमने यहाँ पर लिखा है इट्स वैल्यू, ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज। सही बात है, आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, ए की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर, डिस्टेंस पर और चार्ज पर डिपेंड कर रही है ना। बिल्कुल सिंपल सा है। चलो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो और या तो आपको पर्सनली भी कांटेक्ट करके बता सकता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इन सीजीएस सिस्टम में एयर और वैक्यूम हम लोग बात कर रहे हैं। अब सीजीएस सिस्टम की देखो, यहाँ पर इतना करने के बाद आपको तीन चीजें मिलेंगी करने को, अभी से घबराना नहीं है ना, क्योंकि नई चीजें हैं, नई चीजें पढ़ने को मिलेगी। ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग तीन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की, एक बात करेंगे हम लोग एसआई सिस्टम, यानी दोनों में वैल्यू निकालेंगे इसकी एफ की, और तीसरा होगा अदर सिस्टम। तो देखो, अलग अलग मैं कर रहा हूं, आपको भी अलग अलग करके पढ़ना है। पहली बार हम लोग सीजीएस के बारे में बात करेंगे, दूसरी बार एसआई सिस्टम, और तीसरी बार अदर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। तीनों में ए की वैल्यू अलग अलग होंगी, तो ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू तीनों में क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सीजीएस सिस्टम की, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में एयर और वैक्यूम में ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 1 ली है। बस आपको यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, और सिंपली इस इक्वेशन में इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसी में आप पुट करते जाओ। तो ए की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपकी सीजीएस सिस्टम में वैल्यू आ गई। और फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है क्या, डाइन, तो हमने डाइन लिख दिया है, ठीक है। वही चीज सेकंड नंबर हम लोग मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग सीजीएस की बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम में एफ की वैल्यू निकालेंगे, उसी बार उसके बाद एसआई सिस्टम में निकालेंगे, और तीसरी बार हम लोग अदर सिस्टम में निकालेंगे या अदर मीडियम में निकालेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।
तो सेकंड पार्ट है एसआई सिस्टम में एयर और वैक्यूम में ए की वैल्यू क्या होती है, तो ए की वैल्यू होती है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये ए की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये याद रखनी है लंबे समय तक, ठीक है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, जो भी आप फर्दर फर्दर स्टडी करते हो फिजिक्स जिनमें होगी, जिनमें ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होगा, उसमें ये आपको वैल्यू पर्टिकुलरली पूछी जा सकती है। तो हमने ए की अभी एसआई यूनिट निकाली थी, आपको याद हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, उसका यूज देखो यहाँ पर होगा। ए की वैल्यू यहाँ पे लेना क्या है, तो ए की वैल्यू लेना है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपको ऑब्जेक्ट या मिसलिनियस में बिल्कुल आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ये क्या है एप्सिलॉन जीरो, कैसे बनेगा भाई एप्सिलॉन जीरो, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो किसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो बस ए की वैल्यू को आपको पुट करना है, कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है कहां पे है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रही होगी भाई, कहां पे है ये देख लेते हैं। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इस पर ए की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ए की जगह हम लोग रख देंगे 1/4πε0। तो पहली बार हमने रख दिया 1/4πε0, और ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई एसआई सिस्टम में। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है क्या, 9 × 10⁹, तो वो भी हम लोगों ने रख दिया। तो ये दोनों वैल्यू किसकी है, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ की। यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो आपने लिखा है, वो एप्सिलॉन जीरो क्या है, ये जो एप्सिलॉन जीरो आपने लिखा है, तो ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, यही क्वेश्चन अराइज होगा। तो ये है परमिटिविटी इन फ्री स्टेट, फ्री स्पेस। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, परेशान नहीं होना है। तो एप्सिलॉन जीरो क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्या बोला जाता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अदर मीडियम, नाउ देखो हमने क्या किया है, हमने अभी तक किया है, अभी तक हमने पहली चीज बात की सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में बात कर ली। दूसरी बार हमने बात कर ली एसआई सिस्टम में, क्या होती है एफ की वैल्यू, है ना, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। दो चीजें हमारे पास निकल कर आ चुकी हैं, एक ये हुआ है और एक आपका ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो अभी हमारे पास ये तीसरा मीडियम बचा हुआ है, जिस पर हम लोग ए की वैल्यू क्या होगी, डिफर होगी, कुछ तो अलग होगा। तो चलो बात करते हैं इसकी। इन अदर मीडियम द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε। देखो दोनों में डिफरेंस है, पहली बार हमने कहा कि 1/4πε0 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर है सिर्फ 1/4πε। और चूंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन जीरो के, यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना याद रख पाओ, है ना, तो आपको ज्यादा इजी भी होगा। और अगर आपको समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप फर्दर एक वीडियो बताइए कि ये मुझे अलग से समझाना है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चले, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोग अदर मीडियम में 1/4πε ले रहे हैं। और हमने कहा कि भाई आपने ये भी बताया सर कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो के होती है। और ये एप्सिलॉन जीरो क्या है ये भी हमें बताना पड़ेगा साइड में, तो ये क्या होता है भाई, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। इस एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो के रख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया 4πε0 के, सिंपल। तो ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1/4πε0 के। बस सिंपल वही फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1Q2/r² न्यूटन। फिर हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में सिर्फ वेक्टर लगा देना है, कुछ अलग नहीं है। दो यूनिट वेक्टर जरूर आएंगे इसमें, ध्यान रखना है। जब F12 वेक्टर की बात करोगे तो दो यूनिट, एक यूनिट वेक्टर ये होगा, और जब F21 की बात करोगे तो ये होगा। डायरेक्शन अपोजिट होंगी, क्योंकि आर कैप दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि आपको पता है जब आपने पहली बार बात की थी तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रहा था, इसलिए से इस वजह से इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एफ आर कैप 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, और
एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो आपको कुछ ऐसा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद कहाँ तक करना है, यहाँ तक याद रखना है। वेक्टर फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप वेक्टर फॉर्म में दोनों चीजें बता सकते हो, बस इसकी जगह में क्या रखना है, बस जहां पर आपको एफ एफ दिख रहा है वहां पे 1 2 एक बार और एक बार 2 1 रखना है, ठीक है। और आर जहां पर दिख रहा है तो आर जब आप 1 2 लिखोगे तो वहां पर 1 2 की बात करना, और जहां पे 2 1 लिखोगे वहां 2 1 की बात करना, ठीक है। आज की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।